हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल पर हम फर्स्ट ग्रेड टीआरए जूनियर अकाउंटेंट को ध्यान में रखते हुए कॉमर्स सेक्शन को कंप्लीट करवा रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एचयूएफ के बारे में कि एचयूएफ क्या होता है। इस क्लास में हम जानेंगे पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पार्टनरशिप क्या होती है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखा था कि अकेला आदमी पूरा बिजनेस को करने की कोशिश करता है। वो खुद ही अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उनको इकट्ठा करता है और बिजनेस को ऑपरेट करता है। तो डीमेरिट्स के अंदर हमने देखा था कि फाइनेंस की कहीं ना कहीं कमी रहती है। जब भी बिजनेस को एक्सपेंड करने की बारी आती है तब पैसे की हमेशा कमी रहती है। उस केस को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके पैसे इकट्ठे करें और किसी बिजनेस को चलाएं। उससे होगा क्या कि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए। अच्छा, दो या दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होंगे तो काम को भी वो इजीली बांट सकेंगे और काम करने की जो कैपेसिटी है, जो स्किल है, वो भी उनके पास बढ़ जाएगी। अगर एक आदमी किसी काम को करने में अच्छा है तो दूसरा आदमी दूसरे काम में अच्छा है, और वो अगर दोनों लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस बिजनेस को चला सकेंगे। तो इसी आइडिया से किसका जन्म हुआ? पार्टनरशिप फर्म का जन्म हुआ। पार्टनरशिप का आइडिया आया लोगों को। तो यहाँ से पार्टनरशिप बढ़ते 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 आज बहुत ही एडवांस लेवल पे पार्टनरशिप पहुँच गया है और 100% आपने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारे पार्टनरशिप के उदाहरण देखे होंगे। आपके पापा हैं, आपकी फैमिली में किसी ना किसी की पार्टनरशिप रही होगी, आपके दोस्त ने कभी ना कभी लाइफ में पार्टनरशिप की होगी, और हो सकता है कि आपने खुद ने कभी ना कभी पार्टनरशिप अपने लाइफ में की हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं जो किसी ना किसी बिजनेस को चला रहे हैं पार्टनरशिप की फॉर्म में। तो वो अच्छे से उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली कि पार्टनरशिप क्या होती है। वो इजीली जानते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ है एकदम। तो चलिए हम जो थ्योरेटिकल सेक्शन है और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ते हैं। फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस, पार्टनरशिप किसके लिए अच्छी है? स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं, जो हमारी पहली क्लास थी, वो सबसे बेस्ट उदाहरण था वो किसका? स्मॉल स्केल के लिए। अगर मीडियम टर्म की बात करें तो अब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वो मीडियम टर्म का या मीडियम स्केल का बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर लार्ज स्केल की बात आए तो उसके लिए तो फिर कॉरपोरेट या फिर एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी ही बेस्ट सुटेबल रहती है। पार्टनरशिप वहाँ पे भी सही नहीं रहती। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं लार्ज स्केल के लिए, फिर आपके पास पार्टनर्स के नंबर ज़्यादा होने चाहिए और नंबर के साथ साथ उन पार्टनर्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। As the size of business grow, one person is not enough to carry on managerial activity. जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता है, अकेला आदमी सभी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। Therefore, two or more people form partnership to carry on business. इसीलिए दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके उस बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए क्या फॉर्म करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप इजीली समझ जाएंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन की अगर बात करें तो पहली डेफिनेशन है द पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू ए बिजनेस एक्टिविटी। एक ऐसे लोगों का एसोसिएशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से एक ग्रुप बनाया है क्या करने के लिए? बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पज। पूल मतलब इकट्ठा करना, तो उन्होंने अपने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मैनेजरियल रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है उस बिजनेस को चलाने के लिए। भाई पैसे इकट्ठे किए हैं, और मैनेजरियल स्किल मतलब उनके पास खुद के पास कोई स्किल है जिससे वो उस बिजनेस को चलाएंगे, जिस स्किल का वो यूज करते हुए बिजनेस को चलाएंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 के अंदर डेफिनेशन लिखी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। ये डेफिनेशन कह रही है कि पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग राजी होते हैं, एग्रीड होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट को यहाँ पे शेयर किया जाता है और उस बिजनेस को रन किया जाता है सबके मिलके द्वारा। सब लोग मिलके उस बिजनेस को रन करते हैं या फिर अकेला एक आदमी उस बिजनेस को रन करता है सबके बिहाफ पर।
ठीक है, 3-4 मान लेते हैं 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस को शुरू किया, तो ए बी सी तो आराम से बैठे हैं, मैनेजल कर रहे हैं, और डे टू डे ऑपरेशन जो कर रहा है वो सिर्फ डी कर रहा है। डी रोज आता है और एक तरीके से उस बिजनेस को चलाता है, वो सबके बिहाफ पर अकेला ही उस काम को कर रहा है। और या फिर क्या हो सकता है कि ए बी सी और डी सभी मिलके सबने अपना अपना काम बांट लिया है और सभी अपना अपना काम रोज वहां पे आते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस में और अपना अपना काम करते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को एक तरीके से सेलेक्ट करते हैं बिजनेस फर्म को चलाने के लिए, आपके बिजनेस को चलाने के लिए आप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं रहने वाली हैं। पहली रहने वाली है मेंबरशिप। मेंबरशिप किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 members टू फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग होने आवश्यक हैं। इसमें वो जो HUF है उसका फंडा नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो, इसमें फीमेल भी हो सकती हैं, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, या फिर दोनों मेल भी हो सकते हैं। कोई भी 2 लोग आपस में आके, कम से कम 2 लोग की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे हम देखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट भी होती है इसके अंदर, वो कितनी है। तो कम से कम 2 लोग आएंगे और वो पार्टनरशिप फर्म को बना लेंगे। मैक्सिमम देयर कैन बी 20 members। मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 20 members की लिमिट है। और अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग बिजनेस के अंदर है, उस केस में सिर्फ 10 मेंबर क्या किए जा रहे हैं, अलाउ किए जा रहे हैं। उस केस में सिर्फ कितने मेंबर अलाउ किए जा रहे हैं, सिर्फ 10 मेंबर अलाउ किए जा रहे हैं। अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस में अगर आप हो तो पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स कितने अलाउ है, 20। और अगर आप बैंकिंग बिजनेस के अंदर हो तो पार्टनरशिप के अंदर मेंबर्स कितने अलाउ हैं, सिर्फ 10। और मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2। आई होप ये बात आपको क्लियर है। ये एक डिटेल जो सेक्शन है जो आपको बुक्स में NCERT में लिखा हुआ मिलेगा, वो मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। There must be an agreement between the parties. This agreement can be oral or written. The document containing the agreement of the partners is called partnership deed. ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। जो दोनों लोग आए हैं, मिले हैं, आपस में बिजनेस करने के लिए राजी हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होगा कि ये काम मैं कर लेता हूँ, तू इतने पैसे लिया, मैं इतने पैसे लाऊंगा, प्रॉफिट इस तरीके से बांटेंगे। ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये एग्रीमेंट जब हुआ है तो ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। दोनों फॉर्म को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। अगर ये रिटन फॉर्म में होगा, किसी पेपर पे लिखा हुआ होगा, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। मैं वापस से आपको बता देता हूं पार्टनरशिप डीड किसे बोलेंगे। एक ऐसे पेपर पर जिसपे सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट की लिखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, जो उन लोगों के बीच में आपस में हुआ है उस बिजनेस को चलाने के लिए या फिर उस पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरी ऑन बिजनेस। आप अपने घर पे बैठे हैं, कोई दूसरा आदमी घर पे बैठा है और आपने बैठ के क्या कर ली है, पार्टनरशिप। ऐसे पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस का होना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस भी लीगल होना जरूरी है। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जॉइंट रॉबरी एंड स्मगलिंग कैरिड आउट बाय 2 or more person cannot be considered as partnership। जब 2 लोग मिलके रॉबरी करते हैं या जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके स्मगलिंग करते हैं और वो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आता। पार्टनरशिप की कैटेगरी में सिर्फ लेजिटिमेट और लीगल बिजनेस ही आते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड हो जाता है पहले ही, जब आप पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर होते हो उसी वक्त डिसाइड कर लिया जाता है कि प्रॉफिट कौन कितने % लेगा। ठीक है, अगर ये रिटर्न नहीं है और ओरल है तो ओरल भी आप डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर ये ओरल है और डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट उसको क्या मानता है, जब वहाँ पे डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा उस वक्त आपको इक्वली प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, जब हम अकाउंट्स करेंगे उस वक्त हम इनको डिटेल में जानेंगे कि इनके रेशोज क्या रहते हैं। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान देना है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रहता है वो एग्रीड रहता है पहले ही, बिजनेस को शुरू करने से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी रहती है, लाइबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यहाँ पे हम जो बेनिफिट होता है वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को नहीं मिलता। अगर फर्म में लॉस हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक बिजनेस को शुरू किया,
तो जैसे मैं और मेरे दोस्त ने बिजनेस को शुरू किया, हमने बिजनेस को पैसा दिया और बिजनेस ने वो पैसा डुबो दिया, ऊपर से 1 लाख का हमने बैंक से लोन भी ले रखा था, मतलब बिजनेस ने लोन ले रखा था बैंक से। अब वो 1 लाख रुपए कौन देगा? बिजनेस तो इस हालत में है ही नहीं कि वो बैंक का क्या दे पाए, अपना ब्याज दे पाए और वो पेमेंट कर पाए 1 लाख रुपए का। तो वो पैसा जो 1 लाख रुपए है विद ब्याज पार्टनर्स को अपने जो घर है या प्रॉपर्टी है उसको बेच के वो चुकाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड रहती है। अच्छा, क्या हो कि लॉस इतना बड़ा हो गया कि 2 पार्टनर में से एक पूरा दिवालिया हो गया। जैसे हमारा पार्टनरशिप फर्म जो थी, जो बिजनेस था, वो भी क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। उसी तरीके से एक पर्सन की सारी प्रॉपर्टी बिक गई, फिर भी वो लोन पूरा नहीं हुआ। उस केस में बचा हुआ सारा कर्जा कौन देगा? जो दूसरा पार्टनर है वो देगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म को मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर चलाया, ठीक है। 30 लाख रुपए का 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में डाले, 10 लाख रुपए उसने बिजनेस में डाले और 10 लाख रुपए का बिजनेस जो हमारी फर्म है उसने लोन ले लिया बैंक से, SBI बैंक से हमने लोन ले लिया। और साल 1.5 साल के बाद में 20 लाख का जो 30 लाख हमने लगाए थे वो तो डूब ही गए, ऊपर से 20 लाख रुपए का घाटा और हो गया। तो यहाँ पे घाटा एग्जैक्ट कितने का हुआ? मेरे 10 लाख डूब गए, मेरे फ्रेंड के 10 लाख रुपए डूब गए और बैंक के 10 लाख रुपए भी डूब गए, ऊपर से 20 लाख रुपए का हो गया घाटा। तो अब हमारे पास हमें कितने लाख रुपए चुकाने हैं बाहर वालों को? 30 लाख रुपए। 20 लाख रुपए जिन्होंने हमें माल सप्लाई किया था उनके हो गए और 10 लाख रुपए बैंक के हो गए। अब ये 30 लाख रुपए मैं और मेरे पार्टनर इक्वली चुकाएंगे। इक्वली हम प्रॉफिट शेयर कर रहे थे तो हम इक्वली चुकाएंगे। और हुआ क्या? 15 लाख रुपए तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। मेरी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी एसेट मैंने बेच दी तो मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हो रहे हैं। तो उस केस के अंदर 15 लाख रुपए मेरा फ्रेंड जो उसके हिस्से का है वो तो चुकाएगा ही चुकाएगा, प्लस में 5 लाख रुपए जो मेरे हिस्से का, क्योंकि मैं बैंकरप्ट हो गया, वो भी उसको चुकाना पड़ेगा। इतना डेडली होता है, क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला फंडा, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंट रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है कि मैं अपने दोस्त के लिए, जो पार्टनरशिप फर्म में हम हैं, मैं और मेरा दोस्त, जैसे ए और बी क्या है? पार्टनर है एक फर्म के अंदर, ठीक है। तो ए उस फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। भाई बाहर वाली कंपनी से जाके कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? बाहर के लोगों से कि भाई तू हमें माल सप्लाई कर दे, हम तुम्हें हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? ए और बी, इन दोनों में से कोई एक जना बाहर जाएगा, मार्केटिंग करेगा, प्रोडक्ट बेचेगा। ये लोग जाके ही क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस केस के अंदर अगर बी नाम का लड़का जो है वो बाहर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो वो ए और जो पार्टनरशिप फर्म है दोनों को ही बाइंड कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए। और ए और बी एक तरीके से मालिक भी होते हैं उस बिजनेस के और उसके क्या होते हैं? नौकर भी होते हैं, ठीक है। Every partner is owner as well as agent of the firm and agent of the other partner। दोनों ही मालिक, दोनों ही पार्टनर या हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का मालिक भी होता है और उसका एजेंट भी होता है, मतलब उसका एक कार्यकर्ता भी होता है। वो जो एजेंट है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा तो फर्म भी बाइंड हो जाएगी और दूसरे पार्टनर्स भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाइंड हो जाएंगे। ये रिलेशन कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पार्टनरशिप के अंदर ये रिलेशन प्रेजेंट होता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर हम दोबारा पढ़ेंगे कि जो पार्टनर्स का शेयर रहता है, ए और बी ने मिलके पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बी अपनी इच्छा से बिना ए से पूछे अपना शेयर सी को बेच के चला जाए और बोले कि मैं तो पार्टनरशिप से निकल रहा हूं और कल से मेरी जगह सी आएगा और वो ही पैसे लगाएगा। ऐसा नहीं होता। बिना ए की परमिशन से वो पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनरशिप कंप्लीटली खत्म हो जाए और उसके बाद में ए और सी मिलके फिर उस फर्म को दोबारा से एक नई पार्टनरशिप को बनाए और उस बिजनेस को करें। ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बी अपनी इच्छा से अपना शेयर सी को बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी बाहर के इंसान को।
नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का ऑप्शनल होता है, चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन ना करवाओ। रजिस्ट्रेशन करवाने के फायदे होते हैं, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से जब लोग आके मिलते हैं और बिजनेस करते हैं तो उनके अंदर मेंटली और डिसीजन लेने की पावर अलग अलग होती है, ठीक है, सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो वहाँ डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। और डिस्प्यूट होगा तो वो अगर रिटर्न के अंदर हर चीज़ है तो ईजी रहता है उसको सेटल करने के लिए, ठीक है। तो ये रिकमेंड रहता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो, रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर करवाने के लिए आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। जितने भी मैनेजर होते हैं सभी अलाउड होते हैं क्या करने के लिए, कि वो मैनेज कर सकें पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज को। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनको वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है एक पार्टनरशिप फर्म का। हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात की थी जब हमने किया था कि अगर एक अकेला आदमी जो बिजनेस चला रहा है उसको कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या वो इनकैपेसिट हो जाता है तो वो बिजनेस उसी वक्त बंद हो जाएगा। सेम केस होता है पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि ए और बी ने मिलकर अगर पार्टनरशिप शुरू की है तो यहाँ पे एक तरीके से पॉसिबिलिटी डबल हो जाती है। अगर ए को कुछ हो गया तो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, अगर बी को कुछ हो गया तो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड जो रहता है वो जो पार्टनरशिप के लिए रहता है वो डबल डेंजरस हो जाता है। इस केस में अगर पार्टनर दो या दो से भी ज्यादा है और किसी भी पार्टनर को कुछ हो जाता है तो उसी वक्त वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और बाकी बचे हुए अगर पार्टनर वापिस से पार्टनरशिप बनाएंगे, वापिस से अगर उस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जो बचे हुए पार्टनर है, फिर ही वो उस बिजनेस को आगे चला पाएंगे। और ऐसा करने के लिए उनको जो पार्टनर चला गया है, वो मर गया है या वो इनकैपेसिट हो गया है, उसका सारा सेटलमेंट उनको पहले करना पड़ेगा। उसका जितना भी शेयर था उसको देना पड़ेगा, उसका जो भी गुडविल का जो भी पैसा उसको बनता है सारा पेमेंट उसको पहले करना पड़ेगा। फिर बचे हुए पार्टनर्स जो हैं वो वापस से एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे और एक उस बिजनेस को चलाएंगे। इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म चलती है। अब अगर हम बात करें कि मेरिट्स क्या हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म के स्ट्रक्चर को आप एडॉप्ट करते हैं, आप बिजनेस चलाना चाहते हैं पार्टनरशिप के फॉर्म में, तो उसके अंदर फायदे क्या होने वाले हैं आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप को बनाना या पार्टनरशिप फॉर्म को एक्सेप्ट करके बिजनेस को चलाना बहुत ही इजी है। इसमें ज़्यादा लीगलिटीज़ होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं बनाने पड़ते। अगर आप अपने फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी है, कोई आपको पहले अमाउंट नहीं देना पड़ता। लाइक अगर आप कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख का कुछ अमाउंट रहता है, वो पहले आपको जमा करना पड़ता है पेड अप कैपिटल के नाम से। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, पहले खर्चा हो जाता है। अमाउंट तो क्या रहता है, खर्चा बहुत बड़ा होता है। उस तरीके की दिक्कत यहाँ नहीं होती, बहुत ही सस्ता रहता है डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना नॉमिनल फीस पे हो जाता है। नेक्स्ट है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक से ज़्यादा आदमी जब मिलके किसी बिजनेस को चलाएंगे तो उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलके ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, मार्केट से भी ज़्यादा लोन इकट्ठा कर पाएंगे वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। रिस्क शेयरिंग, इसमें है कि अगर जिस हिसाब से पर्सन्स ने प्रेडिक्ट किया था मार्केट को कि ऐसे ऐसे करके मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया, तो जो रिस्क हमने लिया उस रिस्क को भी तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है तो उसी वक्त रिस्क भी डिवाइड हो रहा है। अगर हम कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन से और वो हमारे यहाँ सेटल नहीं होती, हमसे वो बिजनेस नहीं चल पाता, तो कितना ईजी रहता है कि वो रिस्क हमने 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में बांट दिया। तो ये एक अच्छा फैक्टर रहता है रिस्की बिजनेस के अंदर कि आप 1 से ज़्यादा लोगों को क्या बना लें, उस बिजनेस के अंदर पार्टनर बना लें। डिवीजन ऑफ वर्क का डिवीजन इसमें इजीली हो जाता है। जो आदमी जिस काम को करने में ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो पर्सन उस काम को करेगा, और वो करेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस किस में आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इसका फायदा पूरे जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को मिलता है।
मोटिवेशन, जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये आपके एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं और कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है, पर आपकी सैलरी तो वही 25 से 30 हज़ार रुपये रहने वाली है। हो सकता है दिवाली वगैरह पे आपको कुछ छोटा मोटा बोनस भी मिल दे कंपनी, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। जबकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होने वाला है, अगर आपने बहुत मेहनत की है और कंपनी, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म करोड़ों कमा रही है तो आप भी करोड़ों रुपए कमाएंगे, ऐसा फिक्स होने वाला है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है, हम सीक्रेसी 6th पॉइंट की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसको अपने अकाउंट्स जो होते हैं वो पब्लिश नहीं करने पड़ते, और उनके जो इंटरनल डिसीजन है वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके इंटरनल जितने भी डिसीजन रहते हैं वो बाहर लीक नहीं होते, क्योंकि बाहर के लोगों का उसमें इंटरफेयर नहीं होता। तो बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो सभी बिजनेस के अंदर रहते हैं। इसका फायदा पार्टनरशिप फर्म को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाली है। आपको कितना बड़ा बिजनेस शुरू करना है, कौन सी मशीन से बिजनेस शुरू करना है, कैपिटल इंटेंसिव आपको प्रोडक्शन लगाना है या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करना है, किस स्केल पे प्रोडक्शन करना है, किस मार्केट में प्रोडक्शन करना है, ये सारे जो डिसीजन है फ्लेक्सिबल हैं। कोई गवर्नमेंट के आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि नहीं आप इतना प्रोडक्शन करेंगे, ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इस सब चीज़ों की क्या नहीं है, जो बाध्यता रहती है लॉ की वो नहीं रहती पार्टनरशिप के ऊपर। कुछ नॉमिनल, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने देखा था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो तो यहाँ पे भी होगी। लाइक अगर आप कुछ फूड से रिलेटेड कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको FCI का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखें डीमेरिट्स। अच्छा, एक लास्ट रह गया, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सोल प्रोप्राइटरशिप से यहाँ पे ज़्यादा स्कोप रहता है। अगर आप मीडियम स्केल का कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास ज़्यादा स्कोप होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीमेरिट्स। अभी हमने बात की थी मेरिट्स की, तो जहाँ फायदे होते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली नुकसान भी होते हैं। तो अब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। तो ये एक पार्टनरशिप के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। अगर फर्म नुकसान में चलेगी तो पार्टनर्स को अपना पैसा पूरा प्राइवेट जो वेल्थ है उससे भी चुकाना पड़ता है, और अगर दूसरे पार्टनर डिफॉल्ट हो गए तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन पे वो पैसा चुकाने की भी लायबिलिटी आ जाती है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अगर दो लोगों ने मिलके एक बिजनेस को चला लिया और दूसरे पर्सन अब चाहता है या वो कहीं और सेटल हो गया है, वो दूर चला गया है, जैसे एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसने एक एरिया में रहते हुए किसी लोकल बंदे के साथ में पार्टनरशिप कर ली, अब उसका हो गया है ट्रांसफर, ठीक है। अब ट्रांसफर हो गया है तो वो अपनी इच्छा से अपना शेयर किसी तीसरे आदमी को बेच के नहीं जा सकता, उस वक्त उसको उस पार्टनरशिप फर्म को ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए नुकसानदायक है, उस पर्सन के लिए भी, क्यों, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो उसको परमिशन देगा कि तू तेरा शेयर किसी को भी बेच के चला जा, उस केस में उस पार्टनरशिप फर्म को ही बंद करना पड़ेगा। अगर जो वहाँ पे बचा हुआ पार्टनर है वो उसी बिजनेस को दोबारा से करना चाहता है तो उसको एक नई पार्टनरशिप फर्म को बनाना पड़ेगा। तो ये एक इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहता है कि आप फ्रीली अपना जो शेयर है वो किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग पार्टनरशिप फर्म में एक जगह आके इकट्ठे होते हैं। ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई अलग हुई है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, फाइनेंशियली वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जिनकी मैनेजरल स्किल्स भी अलग अलग हैं, जब वो सभी लोग बैठ के किसी एक बात पे कुछ डिस्कशन करेंगे तो सबके मत अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला आदमी होता है, कोई भी समस्या आई तो फुल एंड फाइनल उसने डिसीजन दे दिया। जबकि पार्टनरशिप में क्या होगा, वो डिस्कस करेंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक कहेगा ऐसे करना चाहिए, दूसरा कहेगा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो इस केस में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं, क्योंकि डिसीजन दिन में एक दो नहीं बहुत सारे लेने पड़ते हैं, रोज आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर रोज कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। अनसर्टेनिटी जो है वो तो बिजनेस में रहती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट अफेक्टेड बाय डेथ। अच्छा, अनसर्टेनिटी की बात करें अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के में तो एक आदमी के ऊपर ही अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है, उसको कुछ हो जाएगा तो बिजनेस बंद होगा। यहाँ पे अगर पार्टनर ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, अगर किसी भी पार्टनर को कुछ हो जाएगा उसी वक्त वो पार्टनरशिप क्या मान ली जाएगी, बंद मान ली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर कोई पार्टनरशिप छोड़ के चला गया तो पार्टनरशिप वो खत्म मानी जाएगी। अगर किसी पार्टनर की मौत हो गई तो वो पार्टनरशिप बंद मान ली जाएगी। अगर कोई पार्टनरशिप
जो पार्टनर है वो इनकैपेसिट हो गया, वो बिजनेस नहीं कर सकता या वो पार्टनरशिप में नहीं रह सकता, उसी वक्त क्या मान ली जाएगी, पार्टनरशिप को खत्म मान लिया जाएगा। तो जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पार्टनरशिप के केस में। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हर पार्टनर ओनर होता है खुद का और हर पार्टनर एजेंट होता है फर्म का। तो इस केस में क्या होता है, कभी कभी पार्टनर खुद के, एक पार्टनर जो होता है वो खुद के मतलब के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए क्या करता है, वो जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है बाहर की फर्म से। उससे क्या होता है, फर्म और अदर पार्टनर्स बाइंड हो जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए। तो ऐसा हो सकता है ना कि बाहर के जो लोग हैं वो किसी भ्रष्ट पार्टनर को पैसे वैसे देके अपना फेवर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें। जैसे आपसे बाहर का कोई आदमी, जैसे मैं और मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहे हैं और मैं यहाँ पे करप्ट पार्टनर हूँ, तो मैंने क्या किया, मेरा जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में बेच दिया, उसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब 10 रुपए में हम कोई पेन बेच रहे हैं और मैंने उसको 8 रुपए में पेन का बेचने का डील डन कर दिया। तो उससे हुआ क्या, मेरी कंपनी और मेरा पार्टनर बाइंड हो गए अब कि उसको 8 रुपए में पेन हमें देना ही पड़ेगा, और मैंने रिश्वत के तौर पे उससे अलग से पैसे ले लिए। तो इसमें मुझे तो फायदा हुआ, पर पार्टनर, मेरा दूसरा पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ने तो इतना बड़ा नुकसान झेला ना। तो ये समस्या भी पार्टनरशिप फर्म में आती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक का ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, अकेला दुकानदार होता है, वो अगर आसपास मार्केट से पैसा उठाए तो उसका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं करते लोग कि वो कभी भी दुकान का शटर डाउन किया और गायब, पता ही नहीं कि कहाँ चला गया। ऐसा होता है, लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा, जो लोग पैसा नहीं चुका पाए वो फिर गायब हो जाते हैं। तो सेम केस पार्टनर में होता है। बस क्या है, यहाँ पे 2 लोग हैं तो वहाँ पे एक आदमी गायब होता है मार्केट से, यहाँ पे 2 आदमी गायब हो जाते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे क्या रिस्क रहता है, मार्केट के लोग जो हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते एक पार्टनरशिप फर्म पे। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो कहीं क्या रहता है, उसके रिकॉर्ड रहते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ से रहेगा, उस केस में तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, कोई फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, ये बाहर के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा या करीब से जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है कि ये फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है रजिस्टर्ड। ठीक है।